जय हिंद। ये पॉलिटी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर बाबू को खाना खिलाने से छुट्टी मिल गया होगा तो थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में तो सब टाइम वही काम नहीं देने वाले हैं। पेट पालने के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है कि भारत संघ के राष्ट्रभाषा निम्न में से कौन है। देखिएगा, भारत संघ के राष्ट्रभाषा की बात करते हैं तो इसके लिए आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है, आर्टिकल 343। ये 343 में क्या बोला गया है कि भारत का जो राष्ट्रभाषा होगा वो देवनागरी में, कौन सा देवनागरी में कौन सा है, तो हिंदी है। ठीक है, तो ये वाला ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 343 यानी 343 में देवनागरी लिपि में भाषा कौन सी है, राष्ट्रभाषा, तो वो है हिंदी है। तो आर्टिकल नंबर कितना, 343। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टारगेट जीएस बाय मान सिंह टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद में आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया कि भारतीय संविधान के तहत आपात उपबंध किस अनुच्छेद में निर्धारित नहीं है। देखिएगा, आपात उपबंध की बात करते हैं यानी इमरजेंसी प्रोविजन की बात करते हैं तो देखिएगा कौन कौन से आर्टिकल हमारे पास में है। देखिएगा, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी है। ठीक है, 356 राष्ट्रपति शासन राज्य में लगता है, ये भी है। फिर 360, ये 360 में क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी 3 गो आपको इमरजेंसी दिया गया है। लेकिन तो देखिएगा 352 तो ये तो भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा क्योंकि नेशनल ये राष्ट्रपति शासन ये है। फिर ये भी फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये भी नहीं होगा। तो आपके सामने एक ऑप्शन बच गए, वो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 370। आगे क्या बोला गया है कि किस दंड संहिता को अगस्त 2019 से हटा दिया गया है। एक दंड संहिता था। ठीक है, देखिएगा अब बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो विशेष राज्य का जो दर्जा दिया गया था, तो आर्टिकल 370 को हटाने के लिए क्या किया गया था कि गृह मंत्री के द्वारा 5 अगस्त को, कब, तो 5 अगस्त को 2019, 5 अगस्त 2019 को क्या किया गया था, लोकसभा में पेश किया गया था। ठीक है, जो विधेयक होता है हटाने का प्रस्ताव, वो क्या किया गया था, लोकसभा में पेश किया गया था। फिर अगले ही दिन यानी 6 अगस्त को राज्यसभा में पेश किया गया, और 6 अगस्त को ही उस टाइम के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, और रामनाथ कोविंद ने क्या कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, और फिर उसके टाइम से वो क्या होता है, आर्टिकल समाप्त हो जाता है। तो उसी जैसे ही वो आर्टिकल समाप्त होता है तो जम्मू कश्मीर में ही क्या था कि एक दंड संहिता था, वो दंड संहिता का नाम क्या है, तो वो दंड संहिता का नाम था रणबीर सिंह दंड संहिता। तो जैसे ही वो क्या होता है कि जो आर्टिकल समाप्त होता है वैसे ही भी ये भी संहिता समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और देखिएगा हम यहाँ पे लिखने का इसलिए कोशिश करते हैं ताकि आपको क्या होगा, रिवीजन होते रहे। ठीक है, और जब चीजों को लिखते हैं ना तो माइंड से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे आकर के तो इसका ये होगा जी, कितना भाई बार पढ़ लीजिए, सिलेक्शन वैसे नहीं होना है। हम हकीकत बात बता देते हैं, वैसे सिर्फ और सिर्फ आप भीड़ का हिस्सा बन करके रह जाइएगा। ठीक है, यकीन नहीं होता तो आप तक करके देख ही रहे होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला गया, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव की अगर बात करते हैं तो वो कौन सा है, तो कहिए कि डॉल्फिन है। तो देखिएगा, अब ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी तो हो सकते हैं ना कि डॉल्फिन को कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो जी हाँ, तो ये घोषित किया गया था 5 अक्टूबर 2010 को। क्या किया गया था, ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को घोषित किया गया था। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, समझ में आ गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया, संसद के प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। वेट 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 वेट, अब ऐसे ही केवल ऑप्शन को टिक मार के आगे नहीं बढ़ेंगे। प्राक्कलन समिति बोला है तो प्राक्कलन समिति का गठन कब होता है, 1950 ईस्वी में। अच्छा देखिएगा, प्राक्कलन समिति में कितने मेंबर होते हैं पता है, तो जी हाँ पता होना चाहिए। तो प्राक्कलन समिति में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के ही मेंबर होते हैं, और कितने मेंबर होते हैं, तो 30 मेंबर होते हैं। ठीक है, अच्छा प्राक्कलन समिति जो है इसका अध्यक्ष कहाँ से होगा, सत्ता पक्ष से होगा या सत्ता के विपक्ष से होगा, यानी सत्ता पक्ष से है या विपक्ष से। तो देखिएगा, प्राक्कलन समिति में जो होंगे अध्यक्ष होंगे ये सत्तारूढ़ दल के होंगे, यानी सत्ता पक्ष के ही व्यक्ति क्या होंगे, इसका अध्यक्ष होंगे, यानी अध्यक्षता यही संभालेंगे। और क्या होता है कि प्रत्येक 1 वर्ष पर इसका गठन किया जाता है, यानी प्राक्कलन समिति का गठन किया जाता है, और फिर जो मेंबर जो होते हैं उसको हटा दिया जाता है, और फिर अगले मेंबर को लाया जाता है प्रत्येक 1 साल पर। ठीक है, तो इसका तो आप समझ में आ गया होगा कि कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 1 वर्ष का होता है। 1950 में इसका गठन किया गया था। 30 गो इसमें सदस्य होते हैं, केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं इसमें। सत्तारूढ़ दल के व्यक्ति क्या होते हैं, ये अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका आंसर मेरे पास में है ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं अगले पे।
क्या बोला गया है कि प्रथम लोक लेखा समिति 1967 के अध्यक्ष कौन थे? अब देखिएगा यही लोक लेखा समिति आ गया। तो लोक लेखा समिति का गठन कब होता है? तो 1921 ईस्वी में इसका गठन होता है। ठीक है, ये लोक लेखा समिति में पता है कितने मेंबर होते हैं? तो मेंबर की बात करते हैं तो इसमें 22 मेंबर होते हैं। अच्छा, 22 मेंबर होते हैं, तो बता दीजिए कि कौन कौन कहाँ कहाँ से होते हैं। तो लोकसभा से जानते हैं 15 मेंबर होते हैं, अच्छी बात है। और राज्यसभा से कितने मेंबर होते हैं? तो 7 मेंबर होते हैं। देखिएगा कितने मेंबर हो गए? 22 नंबर तो हो गए। लोकसभा से कितने मेंबर? 7 गो, सॉरी 15 गो, और राज्यसभा से कितने? 7 मेंबर हो जाते हैं। अच्छा, आपके सामने एक प्रश्न ये उठता है कि अच्छा इसका जो अध्यक्षता होगा वो कौन संभालेगा? तो इसका जो अध्यक्षता संभालता है ना, विपक्षी दल का व्यक्ति, यानी विपक्षी दल के कोई सांसद होगा, वो क्या करेगा? इसका अध्यक्ष बनता है। ठीक है, अच्छा अभी ना बनता है अध्यक्ष विपक्षी दल का, लेकिन 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 आपके सामने एक क्वेश्चन आप बताते हैं। हमारा देश आजाद होता है तो उस समय से यानी 1966 ईस्वी तक क्या होता है, 1966 तक, यानी जो इसका अध्यक्ष जो बन रहा था ये सत्ता पक्ष का ही व्यक्ति बन रहा था। किसका? तो सत्ता पक्ष का ही व्यक्ति बन रहा था। लेकिन लेकिन 1967 में, कब? 1967 की हम बात बता रहे हैं। 1967 में क्या होता है कि जो इसका जो अध्यक्ष होता है, किसका? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष, वो विपक्षी दल के व्यक्ति को बना दिया जाता है। समझ में आ गया? विपक्षी दल के व्यक्ति को बना दिया जाता है। तो अब आपको तो दिमाग में खटक गया होगा कि अच्छा, यानी 1967 की बात है, तो 1967 की बात है तो उस समय कौन प्रधानमंत्री होंगे ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 64 में क्या होते हैं? 64 में ये व्यक्ति क्या होते हैं? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू मर जाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या होता है कि यही बनते हैं, कौन कौन बनते हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ तक तो समझ में आ गया कि 1967 से व्यक्ति जो है यानी विपक्षी दल का व्यक्ति क्या होगा? सांसद बनेगा। यहाँ तक तो सॉरी, सांसद बनेगा, अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, अब आपके सामने ये प्रश्न उठ जाता है कि 1967 में कौन सा ऐसा प्रथम व्यक्ति था, यानी कौन व्यक्ति था जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बना था? ठीक है, तो वो व्यक्ति थी कौन? वह थे मीनू साहनी, मीनू मसानी। कौन थे? मीनू मसानी। तो यहाँ पे लिख देते हैं मीनू मसानी। ठीक है, तो समझ में आ गया? चलिए, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? देखिएगा कौन सा समिति था, अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पंचायती राज की बात करते हैं तो कौन सा संविधान संशोधन होता है? 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। कब होता है? तो 1992 में। लागू कब किया जाता है? तो 24 अप्रैल को लागू किया जाता है। अच्छा, कब? तो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया जाता है। अच्छी बात है। तो अब इसके उपलक्ष्य में पता है क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस। ठीक है, तो यही पूछा जाएगा कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल। समझ में आ रहा है? अच्छी बात है। तो पंचायती में यानी पंचायत में कितने विषय पर चर्चा किया गया है? तो 29 विषय का चर्चा किया गया है। कितने विषय पर? 29 विषय पर चर्चा किया गया है। ठीक है, अच्छा ये सब तो ठीक है, हमें जो क्वेश्चन पूछा है उस पर सीधा आना भाई, ये कहना है। चलो देखिए बताते हैं। 1957 में क्या होता है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन होता है। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि फिर उसके बाद में संथानम समिति का गठन होता है। संथानम समिति का। फिर उसके बाद में सादिक अली समिति का। देखिएगा ये सब समिति आप याद रखिएगा। सादिक अली समिति, देखिए क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, क्योंकि जब एग्जाम हो देंगे ना, या आप क्वेश्चन बनाते होंगे ना, तो इसमें क्या कमीशन को दे दिया जाएगा, पूछा कि निम्न में से कौन जो था पंचायती राज से संबंधित नहीं था, तो इसीलिए हम यहाँ पे कमीशन को लिख दे रहे हैं। ठीक है, संथानम समिति, सादिक अली समिति, फिर हनुमा राय समिति, हनुमंत राय समिति। ठीक है, हनुमंत राय समिति भी इसी से संबंधित है, पंचायती राज समिति से, पंचायती राज से संबंधित है। फिर उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण क्या है, 1977 की बात है, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। फिर उसके बाद में क्या है, 1986 में आता है एक समिति, लक्ष्मीमल गौडविल समिति। ठीक है, तो लक्ष्मीमल गौडवी समिति, एल एम, जिसको सिंघवी समिति बोल सकते हैं, एल एम सिंघवी समिति। ठीक है, अभी एल एम सिंघवी समिति पता है क्या बोलता है? एल एम सिंघवी समिति बोलता है ना कि सुनो ना भैया, ये जो पंचायती जो आप बना रहे हो ना पंचायती राज, उसको संवैधानिक दर्जा दो, दर्जा, जिससे क्या होगा ना कि सभी लोग इसको राज्य में अप्लाई किया जा सके। ठीक है, तो इसको संविधान में प्रावधान डाल दो। तो उसी के तहत में क्या होता है कि 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, इसी के सिफारिश पर होता है। अब समझ में आ गया? अच्छा, आपके सामने एक क्वेश्चन और हम पूछ लेते हैं, फिर इसके बाद हम आंसर पर चलते हैं कि कौन कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे पंचायती राज लागू नहीं है। तो ये याद रखिएगा, नागालैंड, नागालैंड, ठीक है। फिर उसके बाद में मिजोरम, ठीक है, मिजोरम,
क्या देखिएगा, पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। मिजोरम और एक क्या है, मेघालय। कैसे याद होगा, अभी तो याद है बट उस समय भूल जाएंगे। देखिएगा, पंचायती राज की बात करते हैं तो यानी गांव गांव की बात है, यानी देहात की बात है। तो देहात की बात है तो क्या था ना कि घर में एक लड़का था, ठीक है। घर में एक लड़का था, मेघालय, यानी मेघालय मतलब घर, घर में एक लड़का था। और वो क्या क्या कर रहा था, रम पी रहा था, ठीक है। वो क्या कर रहा था, रम पी रहा था। तो उसी टाइम क्या था, उसको एक नाग ने काट लिया, ठीक है। इस तरह से आप कनेक्ट करके जोड़िएगा ना, तब आपको दिमाग में उस समय क्लिक होगा। अच्छा, घर में एक लड़का रम पी रहा था, नाक काट लिया। यहाँ पे गांव की बात है, यानी पंचायती राज गांव में होता है। इस तरह से आपको याद आएंगे, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ पे पंचायती राज लागू नहीं होते। और एक और कहाँ है, दिल्ली में भी नहीं होते हैं। समझ में आ गया। चलिए, अब आपके सामने यहाँ पे जो आंसर तो हमको मिल गया था, आंसर कौन सा होगा, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया कि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष की बात बोला जा रहा है, पक्ष में, ठीक है। यानी हम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले पता है क्या आपको करना पड़ेगा, 50 गो सदस्य को आपका समर्थन चाहिए। अब जब बहस वगैरह हो रहा है, तो बहस वगैरह हो गया। और बहस वगैरह हो जाने के बाद में जब वोटिंग पड़ेगा, वोटिंग जिसको आप मतदान बोल सकते हैं, तो वोटिंग के बाद में कितना उसके साथ में होना चाहिए, तो 2/3 होना चाहिए। यानी 3 में से 2 व्यक्ति, जो व्यक्ति लाया है उसके समर्थन में होना चाहिए, यानी विपक्ष में होना चाहिए, सरकार के विपक्ष में होना चाहिए। तब समझिएगा कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। और उस समय सरकार जैसे ही पारित होगा, सरकार गिर जाएगी। समझ में आया। तो 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। और कितने प्रस्तावक उसके सहयोग के लिए कि हाँ भैया लाओ लाओ लाओ, तो 50 गो, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर मेरे पास में कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चीजों को समझिएगा, 50 नहीं लगाना है। 50 सदस्य कब, जब हमको लाने लाने के लिए कह रहे हैं तब। लेकिन जब वोटिंग वगैरह हो गया तब कितना सदस्य चाहिए, 2/3, यानी विशेष बहुमत हमें चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि संपत्ति के कानून को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार की श्रेणी में कब रखा गया। देखिएगा, एक था 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। तो आपको पता है कि कब हुआ था 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो हाँ पता है ना चाहिए, 1976 को। फिर उसके बाद क्या होता था, 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। पता है इस समय की गवर्नमेंट कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। और इस समय का गवर्नमेंट कौन था, तो ये था मोरारजी देसाई, ठीक है। ये कब हुआ था, तो 1978 को हुआ था, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया था ना, कि जो संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार हुआ करता था, ठीक है। जो आपको आर्टिकल 19 के 1 के 19 के 1 के एफ में आपको देखने को मिलता था क्या, तो मौलिक अधिकार मिलता था क्या, संपत्ति का अधिकार। लेकिन हमारी सरकार क्या करती है, 44वां संविधान संशोधन 1968 में मोरारजी देसाई की सरकार क्या करती है कि संपत्ति के जो अधिकार था, ये संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा देते कि ना भैया, तुमको हम मूल अधिकार ना देंगे, ठीक है। अगर तुमको हम मूल अधिकार देंगे तो हमको रोड बनवाना है, तो हम रोड बनवाना है तो हम अगर तुम्हारा जमीन ले लेंगे तो तुम तो सुप्रीम कोर्ट में चल जाओगे, डायरेक्ट चल जाओगे। क्योंकि क्योंकि बोला गया है कि मूल अधिकार का हनन होता है, तो आप आर्टिकल 32 का डायरेक्ट यूज करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ऐसा हो सकता है ना। तो इसीलिए सबसे पहले चालाकी क्या होता है कि ये संपत्ति के जो अधिकार था उसको हटा दिया जाता है कि मूल अधिकार इसको रहने मत दो, ताकि ये बच्चा सुप्रीम कोर्ट जाए नहीं। समझ में आ गया। अब इसको क्या बना दिया गया, तो विधिक अधिकार बना दिया गया, यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है, कानूनी अधिकार। तो इसे कौन से आर्टिकल में रखा गया, तो देखिएगा भाग की बात करते हैं तो इसे भाग 12 में रखा गया। कहाँ, तो भाग 12 में। आर्टिकल की बात करते हैं तो 300 के क, जिसको ए भी बोल सकते हैं, यहाँ पे रखा गया। अब समझ में आ गया कि अब तुम करते रहना केस, कहाँ, अब थाना में जाना, फिर उसके बाद में जिला कोर्ट में जाना, कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद समझ में आ गया, यानी विधि का कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है, तो कानूनी अधिकार के लिए तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते हो। समझ में आ गया। तो इसका आंसर आपके सामने कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रदत्त आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। अब देखिएगा कौन सा संविधान संशोधन होता है, तो देखिएगा 126वां संविधान संशोधन होता है। ये विधेयक नंबर है, ठीक है, ये विधेयक नंबर है।
अब क्या होता है कि इसमें जो एंग्लो इंडियन आर्टिकल 331 के तहत में क्या होता है था कि राष्ट्रपति जी जो थे लोकसभा में, कितने, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को क्या करते थे, मनोनीत करते थे, ठीक है। लेकिन 126वां संविधान संशोधन होता है, विधेयक नंबर है ये, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है कि इसको क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है कि अब भैया हम तुमको मनोनीत ना करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि भारत के वर्तमान विधि मंत्री, अब देखिएगा ये वर्तमान विधि मंत्री की बात बोला था, आंसर ये क्वेश्चन कब का है, तो 2020 का है। तो 2020 में कौन थे, तो 2020 में ये रविशंकर प्रसाद थे, कौन, कानून मंत्री थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है, तो आप इसे बिल्कुल नहीं याद कीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं याद करना है इसे। आगे बढ़िए, ये आगे क्या बोला गया कि बिहार के वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है। अब देखिएगा ये अब इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना है, देखिएगा वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बारे में बोला गया है। तो वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बाद बात कब की है, 2020 की, तो क्यों हम पढ़े, तो करंट अफेयर है, हम चल रहे हैं 24 में। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या 75 है। तो देखिए विधान परिषद की अगर बात करते हैं, तो विधान परिषद की बात करते हैं, देखिएगा अब यहाँ पे चर्चा करते हैं आर्टिकल 169 में विधानमंडल का चर्चा किया गया है। और विधानमंडल में क्या, विधानमंडल के बारे में चर्चा करके क्या बोला गया है ना, विधानमंडल यही इसी में क्या बोला क्या गया है कि अगर हमारा विधानसभा, कौन, विधानसभा 2/3 बहुमत से कोई बिल पारित कर करके अगर बनाना चाहती हो विधान परिषद, ठीक है, कितना से बना सकती है, तो 2/3 बहुमत से ये पारित कर सकती है। फिर उसके बाद में संसद में जाएगा और संसद साधारण बहुमत से इसको पास करेगा और आर्टिकल 171 के तहत में क्या, विधान परिषद का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा, विधान परिषद का गठन। ये समझ में आ गया। तो आप इसको ओल झोल बिल्कुल नहीं करना है, सीधा ऐसे याद रखना है। आर्टिकल 170 में क्या, तो विधानसभा का, और आर्टिकल 171 में क्या, तो विधान परिषद का। समझ में आ गया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपको कि ये विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद अगर हम बात करते हैं तो इसकी सीट की संख्या कितनी है, 243, और इसकी सीट की संख्या कितने हैं, 75। समझ में आ गया। अब देखिएगा 75 है। अब आपके सामने क्वेश्चन ये बन जाते हैं कि ये विधान परिषद जो है इसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष, तो अप्रत्यक्ष। क्या हम लोग भाग लेते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं भाग लेते हैं, ठीक है। और इसका प्रत्यक्ष हम लोग तो भाग लेवे करते हैं, ऐसे बोलते हैं चाचा विधायक है हमरे, समझ में आया, ये भी विधायक ही बोलता जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कितना है, और इसकी सीट नहीं हम बताए, तो इसका सीट हम बता देते हैं। ये विधानसभा बताया और विधान परिषद बताया, तो इसका सीट कितना है, 75 है, और इसका सीट कितना है, 243 है। समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन है। देखिएगा भारत के यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात को बोला जाता है। चीफ इलेक्शन कमीशन की हम चर्चा करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इसका स्थापना की बात करते हैं, तो इसका स्थापना कब होता है, तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या किया जाता है, इसका स्थापना किया जाता है। और इसीलिए 25 जनवरी को क्या बनाया जाता है, मतदाता दिवस। अब समझ में आ रहा है मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है, जो क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाता है। तो आपके सामने एक प्रश्न ये उठना भी चाहिए कि अच्छा तो प्रथम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे। तो प्रथम चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो सुकुमार सेन। कौन थे, सुकुमार सेन। अच्छा, अब आपके सामने ये भी और क्वेश्चन उठना चाहिए कि प्रथम महिला कौन थी, तो रमा देवी। कौन थी, तो रमा देवी थी प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त महिला, ठीक है। ये कौन थी, रमा देवी थी। अच्छा आपको ये तो ठीक है, अच्छी बात है। इसके आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 324 में इसका चर्चा किया गया है। तो कौन सी संस्था होगी, आर्टिकल संविधान में चर्चा है, तो संविधान में चर्चा है तो कौन सा ये हो जाएगा, तो वैधानिक आयोग हो जाएगा, ठीक है, संवैधानिक आयोग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है। अब आप बताइए कि वेतन की बात करते हैं तो इसका वेतन जो होता है ना 2.5 लाख रुपया मिलता है, यानी 2.5 लाख रुपया मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि बिहार में वर्ग 10 के राजनीतिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तक का नाम निम्न में से क्या है। देखिएगा बिहार में वर्ग 10 यानी क्लास 10 की बात किया जा रहा है। तो क्लास 10 में एक राजनीतिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तक का नाम पूछ दिया। देखिए कैसा पूछ दिया, तो देखिए सर प्रीवियस क्वेश्चन है। तो इसका नाम की बात करते हैं तो इसका नाम जानते हैं क्या है, इसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति।
लोकतांत्रिक राजनीति, तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिएगा राजनीतिक लोकतंत्र इस तरह से भी दिया गया ऑप्शन, जब यहाँ पे तो आपको याद रहेगा, लेकिन जब वहां पे देखिएगा एग्जाम में तो एकदम दिमाग भचक कर जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो लोकतांत्रिक समिति, सॉरी लोकतांत्रिक समिति बोल दे, लोकतांत्रिक राजनीति, इसका नाम क्या है? लोकतांत्रिक राजनीति। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया? देखिएगा हमारे संविधान में कब होता है, 1985 की अगर बात करते हैं तब क्या होता है, 52वां संविधान संशोधन होता है। ठीक है, 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। इसके तहत में एक अनुसूची जोड़ी जाती है, 10th शेड्यूल। ठीक है, 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है और इसमें दल बदल को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। ये दल बदल क्या होता है, ठीक है, अभी हम समझाते हैं दल बदल। जैसे में कोई एक पार्टी है, ठीक है, एक पार्टी है, तो उसमें से अगर एक सांसद या कोई विधायक कहे कि भैया हम तुम में ना रहेंगे, हम चलते हैं दूसरे पार्टी में, तो अगर एक व्यक्ति चला जाएगा तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यानी जिस सीट से वो लड़ा है, जिस पार्टी के टिकट पर लड़ा है, उसको छोड़ करके किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी में चला जाता है ना, तो उसकी सदस्यता खत्म। पहले ऐसा नहीं होता था। तो कब से ये इसीलिए क्या किया जाता है कि 1985 में एक क्या किया जाता है, 52वां संविधान संशोधन किया जाता है, एक अनुसूची जोड़ा जाता है, 10वां अनुसूची, और उसमें दल बदल को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। समझ में आ गया? तो आपको लगेगा कि अच्छा ऐसा होता है। देखिएगा एक बात और बताते हैं, अगर 2/3 सदस्य यानी किसी पार्टी का 2/3 सदस्य चल जाएगा ना, ठीक है, 2/3 सदस्य मतलब समझ रहे हैं ना, अगर मान लीजिए किसी पार्टी का 12 गो विधायक है और इसका 2/3 निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, यानी 8 गो सदस्य जब चल जाएगा ना तो उस पर दल बदल लागू नहीं होगा। समझ में आ गया? अगर 7 गो चल जाएगा तो दल बदल लागू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, कौन सा? तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं को चर्चा किया गया है? देखिएगा अगर हम बात करते हैं हमारे संविधान की भाषा में, तो 8वां शेड्यूल है, ठीक है, 8th शेड्यूल, इसमें क्या चर्चा किया गया है, तो इसमें भारतीय भाषा को चर्चा किया गया है। कौन सा? तो भारतीय भाषा को चर्चा किया गया है। तो हमारे भारतीय संविधान में 8वां शेड्यूल में कितने भाषा हैं? तो अभी तो फिलहाल 22 भाषा है। ठीक है, तो लेकिन अब हम इसको कहानी पे चलते हैं, हिस्ट्री क्या था इसका। देखिएगा जब हमारा संविधान लागू हुआ था ना, तो यानी मूल संविधान में हमारे पास कितने भाषा थे? 14 गो भाषा थे। ठीक है, कितने भाषा थे? 14 भाषा थे। लेकिन क्या होता है कि 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में। ठीक है, इसके तहत में सिंधी को क्या कर लिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। तो 14 से कितना हो गया भैया, 15 हो गया ना। फिर उसके बाद में क्या होता है, 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। ठीक है, 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1992 में। इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें किया जाता है कोंकणी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड कर लिया जाता है। देखिए अब 15 3 कितना हो गया, 18। ये सब याद रखिएगा। 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 और 21वां संविधान संशोधन 1967, ध्यान रखिएगा। तो इसको क्या कर लिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। 15 से 18 हो गया। अब देखते हैं अब क्या होता है ना, कि फिर उसके बाद में 92वां संविधान संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में। इसको लागू 2004 में होता है। तो खैर वो नहीं, हमें ये ध्यान रखना है। अब क्या होता है कि इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, फिर उसके बाद में संथाली, ये वो 4 गो जो भाषा है इसको ऐड कर लिया था। 18 4 कितना हो गया, 22 गो। देखिएगा रिवीजन आपको पूरी तरह से हो रहा होगा। ठीक है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं हो रहा है ना, ठीक है ना, इस तरह से। क्योंकि जब आप ऑनलाइन पढ़ते हैं ना तो क्या होता है ना कि नीचे से जब स्क्रॉल होता है ऊपर से, हेलो कहाँ से हो, अच्छा तुम खाना खा ली, ऐसा ऐसा होता है, टाइम वेस्ट काफी ज्यादा। तो चलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं को सूची सम्मिलित की गई है? फिर से एक बार देख ले, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं को, भारतीय भाषा को, तो अभी हमने देखा कौन सी अनुसूची, 8वां अनुसूची। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति कब चुना गया था? तो 9 दिसंबर को क्या हुआ था, संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। ठीक है, फिर से लिखते हैं, देखिएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का प्रथम बैठक होता है। फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का द्वितीय बैठक होता है। ठीक है, संविधान सभा का कितना बैठक होता है, तो द्वितीय बैठक होता है। ठीक है,
अब पहला बैठक होता है तो इसमें अस्थायी अध्यक्षता में किनको चुना जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। लेकिन द्वितीय बैठक होता है 11 दिसंबर को, तो उस समय क्या किया जाता है कि राजेंद्र बाबू को, जो हमारे बिहार से थे, सिवान जिला से, जीरादेई गांव से, तो उनको क्या कर लिया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है, यानी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है किनको, राजेंद्र बाबू को। ठीक है, तो कब, दिसंबर में। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप खुद देखिए, दिसंबर 1946। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है। देखिएगा, संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन होता है, 86वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है, तो 2002 में होता है। इसमें क्या किया जाता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या किया जाएगा, निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ये मौलिक अधिकार है, ठीक है ना, मौलिक अधिकार है, ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार है तो इसके लिए एक आर्टिकल जोड़ा जाता है, कौन सा, तो आर्टिकल 21 का 1, यानी 21 का 1 बोल सकते हैं, ये यानी क बोल सकते हैं। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या किया जाता है, निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार इसे है, ठीक है, यानी इसे पाने का अधिकार है। ठीक है, तो अब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे हैं। निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति की अगर बात करते हैं तो हमारे संविधान के आर्टिकल 63 में क्या बोला गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति होगा। देखिए क्या होते हैं ना कि बच्चे एकदम सीधा आंसर यहाँ पे लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। कितना कितना वैसे कीजिएगा आप, 1000 को क्वेश्चन, आप 50,000 क्वेश्चन बना लीजिए ना, कुछ फायदा नहीं होने जाना है जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, तो अब 64 की बात कर लेते हैं। तो 64 में क्या होगा, ये राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या, तो पदेन सभापति होगा। और 65 में क्या होगा कि अगर राष्ट्रपति कहीं गए हुए हैं, नहीं है, ठीक है, तब उनके बदला में ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यकाल संभालेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये की बात करते हैं तो ये अब यहाँ तो कंप्लीट हो गया। तो उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं, अब चर्चा किया गया है। तो देखिएगा, बीबी गिरी की बात करते हैं तो ये बीबी गिरी जो थे, ये बीबी गिरी उपराष्ट्रपति थे। देखिएगा, अब हम कहानी जब तक नहीं सुनाएंगे ना तब तक आपको पता नहीं चलेगा, ऐसे रटवा देंगे तो अभी याद रहेगा फिर भूल जाइएगा। देखिएगा कैसे की बात करते हैं, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जब थे ना, जाकिर हुसैन, तो जाकिर हुसैन आपको पता होना चाहिए कि ये अपने कार्यकाल के दौरान क्या होते हैं, इनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, यानी तीसरे ये राष्ट्रपति थे, अब इनका क्या हो जाता है, कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाता है। और उस समय उपराष्ट्रपति के पद पर कौन थे, तो यही बीबी गिरी थे। अब बीबी गिरी जो थे, तो अब बीबी गिरी क्या करेंगे, तो बीबी गिरी अब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि प्रथम ऐसा कौन व्यक्ति था जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था, कौन, तो बीबी गिरी हो गए। अब बीबी गिरी को खड़ा होना था राष्ट्रपति में। ठीक है, कब होना था, राष्ट्रपति में। तो राष्ट्रपति में खड़ा होना था, तो अब तो जो कार्यवाहक जो राष्ट्रपति बने हुए तो उस पद से तो त्याग दीजिएगा ना जी, तो त्याग दे देंगे। तो अब कहिए कि देखिए भैया, उपराष्ट्रपति ये बने थे और राष्ट्रपति नहीं रहता है, तब क्या होता है कि उपराष्ट्रपति काम संभालता है। अब ये व्यक्ति तो छोड़ दिया, ठीक है, तब छोड़ दिया और राष्ट्रपति तो मर गए हैं, तो अब कौन संभालेगा, तो अब वही एम हिदायतुल्ला उस समय के कौन थे, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तब वो राष्ट्रपति बनते हैं। अब समझ में आ गया माजरा। ठीक है, तो ये व्यक्ति कौन होते हैं, राष्ट्रपति। और फिर इसके बाद चुनाव होता है, व्यक्ति जीत जाते हैं राष्ट्रपति। इसके में द्वितीय चक्र की मतगणना होती है। ठीक है, मतगणना की बात करते हैं तो बीबी गिरी में द्वितीय चक्र की मतगणना, ये प्रथम ऐसे राष्ट्रपति होते हैं जिनमें द्वितीय चक्र की मतगणना होती है। ठीक है, जाकिर हुसैन तो अभी देखबे किया, तीसरे राष्ट्रपति। राधा कृष्णन के बारे में तो आप जानबे करते हैं कि दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद की बात करते हैं। तो देखिएगा, फखरुद्दीन अली अहमद जो थे ये भी राष्ट्रपति थे। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमें जो पूछा गया है, जाकिर हुसैन की बात करते हैं तो हमें उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा गया, ये क्या थे, राष्ट्रपति थे, तीसरा। अब देखिएगा, ये जाकिर हुसैन जो थे, ये जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति के पद पर काम कर चुके हैं। कौन, ये उपराष्ट्रपति के पद पर काम कर चुके थे। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में तो आपको पता ही है कि ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये कौन थे, प्रथम उपराष्ट्रपति थे। देखिए तीनों तो कंप्लीट हो गया। अब ये फखरुद्दीन अली अहमद जो थे, ये कभी भी उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे थे। बता दें इनके बारे में कहानियां, क्योंकि देखिए रटने की कोशिश बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप भी याद रहेंगे, बाद में भूल जाइएगा। देखिएगा 1900 बात करते हैं, 1974 में ये राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, और 1977 में क्या हो जाते हैं, व्यक्ति मर जाते हैं। ठीक है,
अब क्या होता है ना कि आपको इस समय आपको पता है कि 1975 में क्या होता है कि इमरजेंसी लागू हो जाता है 25 जून को, नेशनल इमरजेंसी लागू हो जाता है। तो आपके सामने क्वेश्चन ये भी बन जाते हैं कि जब इंदिरा गांधी की सरकार ने नेशनल इमरजेंसी लागू की थी तो उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? तो यही फखरुद्दीन अली अहमद थे, ठीक है। और ये दूसरे व्यक्ति होते हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान मर जाते हैं। तो दोनों को दोनों मुस्लिम में है, जाकिर हुसैन भी मुस्लिम में थे और ये व्यक्ति भी मुस्लिम में है, दोनों को दोनों व्यक्ति जो अपने कार्यकाल के दौरान चल जाते हैं, ठीक है। तो ये व्यक्ति कभी भी उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहते हैं, ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले पे। देखिएगा, अगर आपको किन्हीं बच्चों को लगता है कि अरे यार इतना चीज करने से क्या जरूरत है, तो आप उतना साल से पढ़ रहे होंगे ना, आपको पता ही होगा कि क्या हस हश्र होता है सब, ठीक है। चीजों को थोड़ा सा संयम तरीके से आप देखिएगा ना, तो काफी आसान हो जाएगा कोई भी चीज, ठीक। क्या देखिए, आगे देखते हैं कि पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो देखिएगा, पंचायती राज की बात करते हैं तो पंचायती राज का सबसे पहले लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ? तो ये नागौर जिला है। ये नागौर जिला कहाँ है? तो ये राजस्थान में है, ठीक है, यहाँ पे लागू हुआ था। फिर दूसरा का कौन है? तो 11 अक्टूबर को लागू हुआ था। कहाँ? एपी में, यानी आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। पंचायती राज यानी 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इसको अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो एमपी था, मध्य प्रदेश था। आगे बढ़ते हैं अगले पे। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 4। आगे क्या बोला गया है कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? यानी एजी। अब एक गधा बिल्कुल नहीं, ठीक है, अटॉर्नी जनरल की बात करना है, ठीक है। ATTORNEY, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल की बात कर रहे हैं तो इसके लिए आर्टिकल का एक बनाया गया है। वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल की बात किया गया है। ये होता क्या है? तो पूछिएगा ना कि देखिए ये होता क्या है ना, कि ये भारत सरकार पर मान लें कि आपने केस किया, तो क्या मोदी जी आएंगे किन कहाँ पे कोर्ट में? नहीं, ये व्यक्ति आते हैं। ये व्यक्ति सब कानूनी सलाहकार होते हैं, यही सब काम धाम देखते हैं। अब एजी का जानते हैं पावर कितना है? ये संसद में बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन खाली मतगणना नहीं कर सकता है, ठीक है। ये देखिएगा एजी का ये पावर है। अब क्या होता है कि ये व्यक्ति है यानी भारत सरकार का यानी राष्ट्रपति का क्या है? तो कानूनी सलाहकार है, कानूनी सलाहकार है। तो आपको ये प्रश्न पूछेगा कि इसका वेतन, तो क्या इसको वेतन संचित निधि से मिलेगा? अरे भैया ये वकील है, तो वकील है तो वकील को वेतन का पेमेंट महीना पे दीजिएगा? नहीं ना। केस लड़ोगे भाई तो देंगे, जीतोगे तो देंगे, केस के जब जब केस आएगा तो देंगे, ठीक है। तो इसको नियुक्ति की बात करते हैं, तो इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। समझ में आ गया? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि वर्तमान समय में निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? देखिएगा, मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 में कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। भाग की बात करते हैं तो भाग कौन सा है? तो भाग 3 है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि मौलिक अधिकार महान दस्तावेज है। अच्छा, एक बात तो ठीक है। अब बताइएगा कि मौलिक अधिकार कौन-कौन नहीं है। देखिएगा, समता के अधिकार की बात करते हैं तो समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर के 18 में दिया गया है, ठीक है, ये तो है। संपत्ति के अधिकार तो अभी हमने चर्चा किया गया कि 19 के 1 के एफ में था, लेकिन कौनवा संविधान संशोधन है? 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है कब? 1978 में। अब इसको संपत्ति के अधिकार से हटा दिया जाता है, तो कहाँ भेज दिया जाता है? कानूनी अधिकार इसको बना दिया जाता है, तो इसको भेजा कहाँ जाता है? तो भाग 12 में आर्टिकल 300 के ए में, ठीक है। तो यही नहीं है, बाकी हमको पढ़ने की जरूरतें नहीं है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया? आगे क्या बोला गया कि 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संबंधित है। देखिएगा, 127वां संविधान संशोधन विधेयक की नंबर है। अब इसमें क्या होता है कि SC, ST और महिला के आरक्षण को जानते हैं कितना किया गया? 33% से बढ़ा करके 50% तक किया गया था। यही संविधान संशोधन विधेयक नंबर ही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आरक्षण। तो क्योंकि 33% बढ़ाकर कितना कर दिया? 50%। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? अब देखिएगा, हमारे जैसे में संविधान है तो संविधान में कितने अनुसूची है? 12 अनुसूची है। तो चौथा अनुसूची जो है इसमें क्या बोलता है ना कि प्रत्येक जितने भी राज्यों का राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी राज्यों का राज्यसभा में कितना सीट होगा उसके बारे में बताएगा। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ठीक है, सीटों का आवंटन यानी कितना कौन कौन सा राज्य को राज्यसभा में सीट मिलेगा,
ये बात कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बात कर लेते हैं अब, और भी अनुसूची आ गया है तो चर्चा कर लेते हैं। 10वीं अनुसूची अभी हमने देखा, दल बदल। ठीक है, 5वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं। तो 5वीं अनुसूची एससी और एसटी के प्रशासक क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान। और 6ठी अनुसूची तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के क्षेत्र क्या एसटी और एससी क्षेत्रों के प्रशासक से संबंधित प्रावधान। याद रखिएगा, ये पूछता है छठा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, याद रखिएगा। पहली अनुसूची के तो बारे में तो सबको पता होता है। ठीक है, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिएगा बात क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? देखिएगा, चौधरी चरण सिंह की बात करते हैं तो चौधरी चरण सिंह पता है कब प्रधानमंत्री बनते हैं? मोरारजी देसाई की सरकार 1979 में क्या होता है, जब ये इस्तीफा दे देते हैं ना। ठीक है, 1979 में ये इस्तीफा 77 में बनते हैं। ठीक है, 77 में सबसे वृद्ध व्यक्ति यही है आज तक के प्रधानमंत्री बनने वाले। 1977 में बनते हैं और 79 में ये व्यक्ति क्या कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा देने के बाद में क्या होता है कि फिर सरकार किसकी बनती है? चौधरी चरण सिंह की। अभी चौधरी चरण सिंह कब होते हैं? 1979 से लेकर के 80 तक ये प्रधानमंत्री रहते हैं। तो इसके पहले ये व्यक्ति जो थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये तो खत्म हो गए क्योंकि ये तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पीवी नरसिम्हा राव की बात करते हैं तो ये कब बनते हैं प्रधानमंत्री? 1991 से लेकर के 96 तक बनते हैं। ठीक है, जो भारत में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो घोषणा किया गया था, इन्हीं के सरकार में यही करवाने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिएगा तो ये व्यक्ति जो थे इससे पहले ये आंध्र प्रदेश के सीएम रह चुके थे, तो ये भी नहीं होगा। अब एच डी देवगौड़ा की बात करते हैं तो एच डी देवगौड़ा जो थे ये 1996 से लेकर के 97 तक क्या हो रहते हैं, ये प्रधानमंत्री रह चुके होते हैं और उससे पहले ये कर्नाटक के सीएम भी रह चुके होते हैं। ठीक है, अब बच जाते हैं चंद्रशेखर। अब ये चंद्रशेखर जो थे, ये चंद्रशेखर कभी भी किसी भी राज्य के सीएम नहीं रहे हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रधानमंत्री ही बने थे। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है? देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन। जैसे में क्या होता है ना कि 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। ठीक है, 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है जिसमें पता है क्या बोला जाता है, यानी संविधान संशोधन के विधेयक जो हमको संसद में पेश किया। ठीक है, मान लिया कि हम सरकार में हैं और संविधान संशोधन विधेयक पेश किया और संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, तो उस मामले पर जो राष्ट्रपति का जो कोई भी विधेयक को लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है या अपने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकता है, इस तरह के तो आपको अधिकार देखे थे ना। तो इस तरह की जो बात है, तो यानी संविधान संशोधन का कोई अगर बिल है तो राष्ट्रपति जी को एकदम जरूरी है, मन नहीं हो रहेगा ना कि हम साइन ना करें तो करना पड़ेगा, अगर संविधान संशोधन का कोई बिल है तब। तो ये प्रावधान किया गया था कौन से? तो ये 24वां संविधान संशोधन होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम कितना सीट होना चाहिए? तो 1/10। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार हम बता चुके हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? देखिएगा, सीएजी की बात कर रहा है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका बात करते हैं तो इसका 148 में इसका चर्चा किया गया है। इसके कार्य एवं शक्ति की बात करते हैं तो इसका कार्य एवं शक्ति क्या होता है? तो 149 में इसका चर्चा किया गया है। ये होता क्या है भैया? ये किताब में तो बहुत देखा है हमने कि इसका ये होता क्या है। देखिएगा, सरकार इसमें बिहार सरकार है, यूपी सरकार है, एमपी सरकार है, फिर उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट है। अगर ये पैसा खर्च कहाँ कहाँ कर रही है ना, और फिर उसके बाद में कोई सरकारी कंपनी है, पैसा कहाँ कहाँ खर्च कर रही है ना, उसको देखने का काम करता है। अच्छा, तो यानी समझिए कि ये पहरेदारी के रूप में, यानी जनता के पैसा का रक्षक ये है। तो हाँ, तो कौन? सीएजी है। और सीएजी समझिए कि जनता के आंख, नाक, कान, मुंह सब है, क्योंकि जनता के रक्षक 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 कौन है? तो ये भी बोला जाता है, जनता का रक्षक किसे बोला जाता है? सीएजी को बोला जाता है, क्योंकि ये सब देखता है कि पैसा बेटा तुमने कहाँ खर्चा किया है, कि जहाँ कहाँ घोटाला मारा है। समझ में आ गया?
तो अब इसको नियुक्ति की बात बोल रहे हैं ना, तो इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, अब राष्ट्रपति को नियुक्ति कर देंगे तो कब से कब तक व्यक्ति रहेंगे, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए। अब इनको हटाने की बात कर रहे हैं, तो इनको हटा ऐसे नहीं सकते हैं। ठीक है, इनको जैसे में सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश जैसे हटते ना, उस तरह से व्यक्ति हट सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है, यानी आपको लोकसभा में और राज्यसभा में विशेष बहुमत से पारित करना पड़ेगा। ठीक है, कि इनको हटाना है, उसके बाद ही हट सकते हैं। तो ऑप्शन पर चलते हैं। क्या बोला गया है कि हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है, तो अभी हमने बताया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। तो देख लेते हैं, राज्य के महाधिवक्ता, गलत। राज्य के महाधिवक्ता की अगर बात करते हैं तो इसके लिए एक आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल 165 है। जिस तरह से अभी हमने बताया ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है सीएजी। ठीक है, ये सॉरी ये क्या होता है, ये अलग है। ये क्या है, महाधिवक्ता, ये अटॉर्नी जनरल के समान होता है। यानी जिस तरह से ये सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है एजी, उस तरह से ये राज्य में क्या होता है, महाधिवक्ता। देखिएगा, अब देखिएगा, भारत के महान्यायवादी है, गलत, ये भी गलत। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, यस, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। आगे क्या बोला गया है, मिलान करना है। देख लेते हैं, मिलान कर लीजिए क्या दिया गया है आपके सामने। जो क्या बोला गया है कि 101वां संविधान संशोधन ये दिया गया है, ऊपर में देख लीजिए, संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो देखिएगा 101वां की बात करते हैं तो 101वां है जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी कहाँ है भैया, जीएसटी देखिए तो वस्तु एवं सेवा कर 1 का 3, देखिएगा तो 1 का 3 है जी आंकड़ा में, बिल्कुल नहीं है, इसको लपेट दीजिए। 1 का 3 21 में है, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको, 1 का 3 ऑप्शन नंबर 2 में है, आगे बिल्कुल नहीं पढ़ना है, लेकिन हम बता देते हैं। 102वां की बात करते हैं तो 102वां पता है किससे है, ये पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है। ठीक है, 103वां जो है, 103वां पता है किससे संबंधित है, 103वां जो है ये 10% आरक्षण जो दिया जाता है ना आर्थिक रूप से कमजोर वर्णों को, उससे संबंधित है। और 104वां जो आपके अभी हमने बताया था, 104वां किससे संबंधित है, जो लोकसभा में क्या था कि जो 2 गो आप एंग्लो इंडियन का मनोनीत करते थे राष्ट्रपति जी। ठीक है, तो उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, उसको हटा दिया गया। तो अभी हमने देखा, ये देखिएगा, ये संविधान संशोधन 104 है, लेकिन विधेयक नंबर की बात करते हैं तो 126 है। अभी इसके पहले हमने चर्चा किया था, विधेयक नंबर की बात करते हैं तो 126, लेकिन संविधान संशोधन 104वां है। ये ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, इसके बारे में बात करें 104वां के बारे में जो आपको हटाया गया, इसके विधेयक नंबर 126, लेकिन संविधान संशोधन 104वां। नहीं समझ में आ रहा है, देखिए कई बार क्या होता है ना कि विधेयक हम पास करते हैं, मान लीजिए कि लोकसभा से गया, राज्यसभा से गया, राष्ट्रपति जी साइन नहीं की, तो विधेयक तो बिल नहीं बन पाया ना, वो तो कानून नहीं बन पाया ना, तो इसीलिए इसकी संख्या ज्यादा हो गई है। और जो नहीं पास होता है तो कुछ रह जाता है, तो समझ ही रहे हैं, तो इसकी संख्या कम हो गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला पे क्या बोला गया है कि भारत की संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है। देखिएगा, भारत की संचित निधि की बात करते हैं तो भारत की संचित निधि का चर्चा किया जा गया है आर्टिकल 266 में। इसमें पता है कि भारत सरकार के जितने भी जो टैक्स वगैरह जो होते हैं और जो आते हैं पैसे, जितने भी पैसे आते हैं उधार वगैरह से, इंटरेस्ट वगैरह के रूप में, सब इसमें जमा होते हैं। ठीक है, संचित निधि में। और यही संचित निधि से सभी व्यक्तियों को, कर्मचारियों को क्या किया जाता है, पैसा भुगतान किया जाता है। सभी व्यक्तियों को पैसा भुगतान किया जाता है, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, सांसद, सबको इसी संचित निधि से दिया जाता है पैसा। ठीक है, अब इस पर पैसा खर्च करने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा, पहले संसद का अनुमोदन लेना पड़ेगा। भैया हम इतना पैसा निकालना चाहते हैं, दोगे निकलने, तो संसद कहेगा कि हाँ तब निकालिएगा, नहीं कहेगा तो ना निकालिएगा। और एक होता है आकस्मिक निधि। ठीक है, आकस्मिक निधि, ये नाम में है आकस्मिक निधि। ये होता है 267 में इसका चर्चा किया गया। जैसे में आकस्मिक यानी अचानक, अचानक जैसे में देश में कुछ क्या हो गया कि कुछ घटना घट गया, जब घटना घट गया तो उस समय संसद को क्या, हम बैठक होगा, उसके बाद संसद वोटिंग देगा, तब पैसा निकालेंगे। तो इतना फुर्सत है, अचानक पैसा की जरूरत पड़ गया, तब पता है ना कि पैकेट में भी कुछ पैसा होना चाहिए, सब तिजोरी में नहीं रखना चाहिए। तो उसी अनुसार ये है, एक तरह से ये तिजोरी है, अचानक वाला काम, इमरजेंसी वाला काम। तो ये जो होते हैं ये राष्ट्रपति
बिना संसद के पूर्व मंजूरी से पैसा निकाल सकते हैं कि चलो भाई पैसा निकाल कर दो, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस संसद की पूर्व मंजूरी से यानी बिना मंजूरी के निकाल लेंगे, लेकिन ये संचित निधि से पैसा निकालने के लिए आपको मंजूरी चाहिए तो चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? अब ऑप्शन नंबर आपके सामने भारतीय संसद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम। अवरोही मतलब समझते हैं, एक होता है आरोही क्रम, ठीक है, एक होता है अवरोही क्रम। देखिएगा, आरोही और अवरोही, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, ठीक है, और अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, ठीक है। तो अब समझ गए, अवरोही, अवरोही मतलब घटते क्रम में, यानी ज्यादा से कम में। तो उत्तर प्रदेश में कितना सीट है? तो राज्यसभा के पूछा है ना, तो 31 सीट है उत्तर प्रदेश में, 31 सीट है यूपी में, 31 सीट है। तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में 18 सीट है, ठीक है, तमिलनाडु में 18 सीट है। अब देखिएगा, महाराष्ट्र की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र में पता है कितना सीट है? ये 19 सीट है। और बिहार की बात करते हैं तो बिहार में जानते हैं पता है कितना? 16 सीट है। तो अब सजा लीजिए कौन सा हो जाएगा, पहले कौन सा हो जाएगा? यूपी। पहले यूपी के बाद कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र। यूपी के बाद तमिलनाडु है, गलत। यूपी के बाद बिहार है, गलत। यूपी के बाद महाराष्ट्र है, एक ही ऑप्शन है आपके सामने, आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया कि भारतीय संविधान में संशोधन किसके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? देखिएगा, भारतीय संविधान में संशोधन की बात पूछा गया है। तो कहाँ पे संशोधन? क्या राज्य में संशोधन हो सकता है? जी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब ऑप्शन पे देखिए था, जहां जहां पे राज दिल दो दिल है उसको तो सबसे पहले लपेटिए। तो ऐसे ये सब क्वेश्चन आसान होता है, खाली देखने में लगते हैं हवा, हाथी के दांत दिखावे वाला खाली जो होता है ना, उस वाला, ना कोई काम के ना धाम के। आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है? ये तो हो गया ना। चलिए, आगे क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत में हुआ है? देखिएगा, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग की अगर बात करते हैं तो इसको, अच्छा एक मिनट, इसका आंसर गलती हम लगा दिए हैं भाई, लोकसभा खाली नहीं होगा, था ना कहीं नीचे ऑप्शन था, थोड़ा सा देखिए, ऑप्शन है नीचे देखिए, तब ना। चलिए देखिएगा, इसको छोटा थोड़ा करते हैं। ओह सॉरी, केवल लोक, तब हम थोड़ा लग रहा, डॉट लग रहा है। देखिए, ये लोकसभा बिल्कुल नहीं होगा, केवल लोकसभा से थोड़ा नहीं पास होता है। देखिएगा, सबसे पहले तो ये क्या है? ये राज्य, देखिए हम इसको राज्य पढ़ गए, जबकि राज्यसभा दिया हुआ है। देखिए, राज्य विधानमंडल, जहां जहां तीन है ना उसको लपेट दीजिए, ये गया ये गया, ठीक है। देखिएगा क्या होता है, अब सिंपल सी बात बताता है। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में कहां से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। भाग की बात करते हैं तो भाग 20 में इसका चर्चा किया गया है, ठीक है। अब जैसे में क्या होता है, कोई भी जो हमको संशोधन विधेयक है, अभी हमने चर्चा किया कि 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसके तहत में राष्ट्रपति को संविधान संशोधन के मुद्दे पर इसको वापस लौटाने का अधिकार नहीं है, इनको पास करना काफी ज्यादा जरूरी है। कोई संविधान संशोधन के तहत में, 24वां संविधान संशोधन के तहत में, यानी लौटा नहीं सकते हैं, ठीक है, ये भी देख लिया। अब लेकिन आपके जानते हैं क्या होना चाहिए? जैसे में अब संसद है, लोकसभा में पास हुआ, कोई भी संसद हम कोई भी सभा में ला सकते हैं। अब ये राज्यसभा में गया, और अभी हमने देखा कि 24वां संविधान संशोधन होता है कि राष्ट्रपति को दम देना जरूरी है, यानी यहाँ से और यहाँ से पास होगा तब राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब एक बात और आपके सामने रहना चाहिए कि यहाँ से जो पास होगा ये सभी 2/3 बहुमत से, अब यहाँ से भी जो पास होगा 2/3 बहुमत से। यानी संविधान संशोधन के विधेयक जितने भी जो पास होते हैं वो सभी के सभी विशेष बहुमत से पास होते हैं, ऐसा नहीं कि साधारण बहुमत से पास करके आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो अब देखिए, लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, फिर उसके बाद में राष्ट्रपति होगा। तो अब देखिएगा, इसको काटते हैं, राज्यसभा के बाद विधानमंडल है तो इसको विधानमंडल लपेटिए सबसे पहले। तीन कहाँ, यहाँ एक गया, एक तो बिल्कुल नहीं होगा, खाली लोकसभा होगा जी, नहीं होगा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों, अगर संसद देता तो भी ठीक था, लोकसभा राज्यसभा दोनों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया कि भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? देखिएगा, बात करते हैं भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग। देखिएगा, कैबिनेट की अगर बात कर बोलते हैं, जिसको मंत्रिमंडल बोलते हैं, तो एक आर्टिकल है 352। 352 में क्या किया गया था कि ये सबसे पहले कैबिनेट का इसमें चर्चा किया गया था, ठीक है। सबसे पहले कैबिनेट का क्या किया था? चर्चा किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, अब देखिएगा 352, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब इसको बात करते हैं
कब कब इसको जोड़ा गया था, तो 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। कब 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है? 1978। इसी में कैबिनेट को क्या कर दिया गया था? जोड़ा गया था। ठीक है, कैबिनेट याद रखिएगा, 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, नेशनल इमरजेंसी यानी 352 जो संबंधित है, और उसी में किसका कैबिनेट का चर्चा किया गया। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है ना कि विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। अभी देखिएगा, अभी हमने चर्चा कर रहा था ना, अभी हमने चर्चा किया था जैसे में राष्ट्रपति के पास, वैसे ही अब क्या हो जाएगा, राज्य में राज्यपाल। जैसे में विधान मंडल होता है, विधान मंडल है, विधान मंडल के दो सदन होते हैं, विधानसभा और एक तरफ में विधान परिषद, और इस तरफ में कौन हो जाएंगे? गवर्नर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब क्या होता ना है कि जिसमें विधानसभा में कोई बिल आया, फिर उसके बाद में कहाँ जाएगा? विधान परिषद में जाएगा, फिर उसके बाद में कहाँ जाता है? राज्यपाल के पास में जाता है। अब राज्यपाल चाहे तो इसको, अगर धन विधेयक वाला मामला है तब तो इसको क्या कर देगा, क्योंकि धन विधेयक इसके पूर्व मंजूरी से ही आता है। ठीक है, धन विधेयक के मामला में ये कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि इसके पूर्व मंजूरी से ही आता है। अब देखिएगा, अब क्या होगा ना कि या तो गवर्नर जो होगा, या तो गवर्नर इसको अनुमति दे देगा कि ठीक है भैया पास कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद में कहे कि एक बार विचार करने के लिए भी भेज सकता है कि एक बार देख लो, और फिर उसके बाद में ये राष्ट्रपति के लिए भी रख सकता है। ठीक है ना, राष्ट्रपति के लिए ये रख सकता है कि हम राष्ट्रपति के पास में इसको भेजेंगे। ठीक है, ये इसका अधिकार है गवर्नर का। अब हम ऑप्शन पे चलते हैं, उस वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। क्या बोला गया है? राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं, वह अपनी अनुमति दे सकता है। हाँ बिल्कुल, ये तो सही बात है, अनुमति दे भी सकता है। वह अपनी अनुमति को रोक सकता है, बिल्कुल बिल्कुल रोक भी सकता है। ठीक है, वह बिल को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, अभी हमने चर्चा की है, बिल्कुल भेज सकता है। वह बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमने चर्चा किया है कि राष्ट्रपति को भेजने के लिए सुरक्षित रख सकता है। वह बिल को प्रधानमंत्री के विचार, ले भैया यहीं पे तो लोटा कर दिए। अब प्रधानमंत्री कहां से यहाँ आ गया? यही तो क्या है, गलत है। हमें पूछा क्या गया है, तो कौन कौन हो सकता है? देखिएगा ये सब तो हो सकता है। अब हम देखिएगा विकल्प होते हैं। असत्य पूछा है, तो असत्य कौन है? तो असत्य तो एक ही गो है, 5। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, कौन? असत्य है, यही गलत है। तो इसका आंसर हम लगाते हैं ना, तो आंसर लगाते हैं। अब आंसर में देखिए, आंसर में कौन है? केवल 5 गलत है। ठीक है, यानी केवल 5 ये गलत है। अब देखते हैं ऑप्शन में, एक तो गलत नहीं है, ये भी नहीं, 2 गलत नहीं है, 3 गलत नहीं है, 4 गलत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है कि पंचायत सदस्य के अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारण करता है? देखिएगा, पंचायत सदस्य की बात करते हैं, 243 के एफ में इसका चर्चा किया गया है। ठीक है, जो योग्यता की बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए पंचायत सदस्य हमको बनने के लिए कितनी वर्ष चाहिए? 21 वर्ष चाहिए। ग्राम पंचायत का गठन कितने आर्टिकल के तहत में होता है? आर्टिकल नंबर 40 के तहत में ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ठीक है, यहाँ तो सबको पता होगा ना। अब क्या होता है कि इसको अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करेगा? तो इसको अयोग्यता का प्रश्न निर्धारित करने के लिए नहीं आप कहीं न्यायालय में जा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जो होता है ना, इसका निर्धारण और सिर्फ कौन कर सकता है? विधानमंडल कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ वही कर सकता है। और इसके चुनाव का निपटारा भी विधानमंडल करता है। ऐसा नहीं है कि इसके चुनाव का निपटारा किसी न्यायालय में जाकर के हम कर सकते हैं, नहीं, विधानमंडल करता है। समझ में आ गया? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है? असत्य मेल को चुने, असत्य असत्य। ठीक है, आर्टिकल 48 देखिएगा, समान नागरिक कोड, ये समान नागरिक कोड तो आपको 44 में पढ़ने को मिलता है ना, तो ये तो गलत है। असत्य को चुनना है। ठीक है, तो ये तो सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो सही है, असत्य को हमें, असत्य मेल को चुने, ये तो सही है। ठीक है, अब देखिएगा 50 की बात करते हैं, तो ये 50 क्या होता है कि जिसमें कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक। ठीक है, न्यायपालिका से पृथक यानी अलगाव। ठीक है, तो ये भी क्या है? असत्य मेल को चुनना है, तो ये भी असत्य है, ये भी असत्य है। ठीक है, दोनों असत्य है, यानी सही हो रहा है। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49 पता है क्या कहता है? अनुच्छेद 49 कहता है ना कि जिसमें राष्ट्रीय महत्व के कोई, जिसमें क्या है, स्मारक है, कोई धरोहर है, तो उसको सुरक्षा की बात करता है, ये आर्टिकल 49। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या पता है? ग्राम पंचायत का गठन, तो ग्राम पंचायत का गठन अब 40 में न पढ़ते हैं, तो ये भी क्या है? असत्य है। तो ये भी हमको सत्य, क्योंकि असत्य के बारे में पूछा तो ये भी असत्य है, तो ये भी सही होगा। 40 की बात बोलते हैं, तो देखिएगा 40 की बात बोलते हैं,
तो ये 40 में क्या बोला गया है कि 40 में देखिएगा, 40 में बोला गया है क्या, ग्राम पंचायत का गठन, ठीक है। तो अब यहाँ एक कार्य का अधिकार की बात बोला है, तो कार्य का अधिकार जो है समान कार्य के बदले समान वेतन जो आपको दिया जाएगा 39 के घ में दिया जाएगा, तो ये भी क्या है, असत्य है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिएगा 45 की बात करते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो देखिएगा 45 की बात करते हैं तो समान कार्य के लिए समान वेतन, तो अभी हमने देखा, देखिएगा ये समान कार्य के लिए समान वेतन जो है बात बात कर रहे हैं, तो इसका आर्टिकल कौन सा होता है, तो 39 का घ हमने देखा, ठीक है, 39 का घ देखा, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन जब देख रहे हैं यहाँ पे, तब आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि सभी के सभी तो लगभग लगभग आप देख रहे हैं यहाँ पे तो देखिएगा असत्य है, ये भी असत्य है, ये भी असत्य है, ठीक है। और 50 में भी देखा, ठीक है। फिर उसके बाद में अनुच्छेद आपने 49 भी देखा, ये भी असत्य है। फिर उसके बाद में आपने ये देखा, कौन सा देखा, आर्टिकल नंबर कितना, 40 देखा, ये भी आपको असत्य है, क्योंकि इस आर्टिकल 40 में क्या बोला गया है, ग्राम पंचायत का गठन, ये भी असत्य है। फिर उसके बाद में देखते हैं अनुच्छेद 45 देखते हैं, तो अनुच्छेद 45 में पता है क्या बोला गया है, अनुच्छेद 45 में बोला गया है ना कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को क्या दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को यानी शिक्षा से संबंधित है, तो यहाँ कार्य की बात बोल दिया है, तो ये भी गलत। आर्टिकल 40 आप ग्राम पंचायत को पढ़ते हैं, ठीक है, तो सभी के सभी यहाँ पे गलते हैं, ठीक है, सभी के सभी यहाँ पे गलत है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन ना जो होते ना है, आपको एक बार आपको मतलब कि सही होते हुए भी आपको एक बार मजबूर कर देता है कि अरे सब कैसे गलती है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी असत्य है, सभी के सभी क्या है, असत्य है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, देख रहे हैं ना, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे भी बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है, तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के बारे में पूछा है, तो उच्च न्यायालय की स्थापना आर्टिकल 214 के तहत में होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें प्रत्येक राज्य के लिए एक अपना उच्च न्यायालय होगा, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना तो 3 फरवरी 1916 को इसका स्थापना किया जाता है, ये तो पता है सबको। अच्छा, अभी अभी आप बताइएगा कि अभी वर्तमान में पटना के चीफ जस्टिस कौन है, ठीक है। तो अब देखिएगा, इसके कार्य क्षेत्र को बदलने का अधिकार जो है सिर्फ और सिर्फ किसके पास में है, तो संसद के पास में है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ संसद के पास में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फॉर संसद। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है। देखिएगा, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति यानी कार्यकाल की समाप्ति यानी महाभियोग द्वारा, तो आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, देखिए जितना बता रहे हैं ना उतना पूछा जाता है, हम ऐसा बिल्कुल यहाँ पे आकर के बैठ करके हौच पौच बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपको बता रहे हैं कि ताकि आपको दिमाग में एकदम नस में घुस जाए, ठीक है। ये क्या है, ये अर्ध न्यायिक है, ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन सी प्रक्रिया है, तो अर्ध न्यायिक है, समायोजित है, इस तरह के कभी कुछ भी दे सकते हैं, तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसको जानते हैं, राष्ट्रपति को जब आपको हटाना है ना तो क्या करना पड़ेगा ना कि 14 दिन पहले आपको बोलना पड़ेगा कि भैया हम आपको हटाना चाहते हैं राष्ट्रपति पद से, ठीक है। तो ऐसे ही हटा 14 दिन पहले, कितना दिन, 14 दिन, तो ऐसे ही हटा दीजिएगा का। अगर आपको लाना है महाभियोग तो आपको 1/4 सदस्य मंजूर होना चाहिए कि भैया हमारा साथ में 1/4 सदस्य मंजूर है, हम हटवा देंगे आपको। फिर उसके बाद कहा हट जाएंगे, ऐसे ही नहीं। फिर उसके बाद में या तो आप लोकसभा में रखे हैं या राज्यसभा में प्रस्ताव रखे हैं, तो लोकसभा में रखे हैं ना तो 2/3 सदस्य यहाँ से पारित करेंगे कि भैया 2/3 सदस्य बोल दिया लोकसभा वाला, ठीक है। अब यही वाला राज्यसभा में जाएंगे, अब राज्यसभा भी क्या बोलेगा, 2/3 सदस्य अगर कह दिया यानी विशेष बहुमत से बोल दिया कि भैया हट जाइए, तब ये व्यक्ति क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। समझ में आ गया, इतना मामला है, ठीक है। तो अब देखिएगा, क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को उसके किसके सुझाव पर, यानी संसद के, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों विशेष बहुमत से पारित करेगा तब ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों द्वारा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है कि राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जाता है। देखिएगा, अध्यादेश अध्यादेश जैसे में अगर हम राज्यपाल की बात करते हैं तो आर्टिकल 213 के तहत में ये अध्यादेश जारी कर सकता है। ये अध्यादेश होता क्या है, सबसे पहले तो ये आपके दिमाग में घुसना चाहिए कि अध्यादेश होता क्या है। देखिए, अध्यादेश की अगर हम बात करते हैं ना कि जैसे में विधानमंडल सत्र में ना हो, या जहाँ पे 2 सदन विधानमंडल है वहां पे 1 सदन सत्र में हो, 1 वो नहीं हो, तब क्या करते हैं ना,
ये राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब वो अध्यादेश 6 सप्ताह तक रहता है। अगर विधानमंडल इसको अनुमोदन दे देता है, यानी मान्यता दे देता है, तो ये कानून बन जाता है। अगर विधानमंडल जब भी सत्र में आया हो और इसका अनुमोदन नहीं किया हो, तो 6 सप्ताह के बाद ये अपने से समाप्त हो जाता है। ठीक है, अपने से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो कौन जारी करते हैं आर्टिकल 213 के तहत में? ये राज्यपाल। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि संसदीय शासन का मूल सिद्धांत है। संसदीय शासन का मूल सिद्धांत है। देखिएगा, संसदीय शासन का मूल सिद्धांत का मतलब क्या होता है? संसदीय शासन का मूल सिद्धांत, देखिएगा, गणतांत्रिक व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। छाया मंत्रिमंडल। छाया मंत्रिमंडल यानी शैडो मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। जैसे में क्या होता है ना कि जैसे में आप होम मिनिस्टर अभी कोई है, तो विपक्षी दल का कोई व्यक्ति जो होता है, ये होम मिनिस्टर के आगे पीछे डोलते रहता है। ठीक है, क्योंकि जब इसका सरकार आएगा तो उसके कार्यकाल को देखेगा कि कहाँ कहाँ ये कैसे काम कर रहा था, फिर उसी तरह, यानी समझिए कि छाया के रूप में घूमते रहता है। छाया कैसे होता है, किसी हर एक व्यक्ति के पीछे घूमता है, उसी तरह से ये है। अब क्या बोला गया है कि सामूहिक उत्तरदायित्व। अब देखिएगा, शक्तिशाली मंत्रिमंडल, ये तो बिल्कुल नहीं हो, शक्तिशाली मंत्रिमंडल तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। छाया मंत्रिमंडल तो अभी हमने बताया क्या होता है। गणतांत्रिक व्यवस्था की अगर हम बात बताते हैं, गणतांत्रिक व्यवस्था क्या होता है कि जिसमें हमारा देश का सर्वोच्च व्यक्ति जो होता है, वो क्या होता है कि व्यक्ति द्वारा चुना हुआ जाना चाहिए। ठीक है, वो होता है गणतंत्र। ठीक है, तो ये संसदीय शासन अलग है, गणतंत्र अलग है, तो ये भी गलत हो गया। संसदीय शासन का अर्थ होता है जैसे में कि सामूहिक उत्तरदायित्व होना चाहिए। आप ये जानते होंगे लोकसभा के जितने भी मंत्रिमंडल होते हैं, वो सभी लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। आर्टिकल 75 के 3 के तहत में लोकसभा के प्रति सभी मंत्रिमंडल क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब पढ़ेगा ना तो हिल जाइएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया कि भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार अभी हमने चर्चा किया। तो संपत्ति का अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार है, अभी हमने चर्चा किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। केमा संविधान संशोधन 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1978 में। इसको कहाँ रख दिया गया, भाग, भाग की बात करते हैं तो भाग कहाँ, तो भाग 12 में रखा गया है। ठीक है, भाग 12 में। आर्टिकल की बात करते हैं 300 के ए में रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब समझते हैं, न्यायिक मतलब न्याय। ठीक है, न्याय वाला, पुनर्विलोकन मतलब फिर से जांच पड़ताल करेंगे भैया हम। ठीक है, तो जैसे में उसको जांच पड़ताल करने की शक्ति जो होती है आर्टिकल 137 के तहत में। और भी होता है क्या, जी हाँ, और भी होता है। 32, 226, 227 और 137। तो अभी हमारे पास में ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है डी, 137। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा जोखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है। अभी हमने देखा, यानी सीएजी के बारे में देखा, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 148 और 149 कार्य एवं शक्ति। तो चर्चा किया, कौन नियुक्त करते हैं, तो राष्ट्रपति। इस समय पे देरी बिल्कुल नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि भारत में दल बदल संबंधित मामलों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार कौन ले सकते हैं। तो यानी सदन के जो मेन व्यक्ति होंगे वही लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सदन के मेन व्यक्ति यानी अध्यक्ष लेंगे। आगे क्या बोला गया है कि संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण, ठीक है, देखते हैं। प्रांतीय सरकार की सर्वोच्चता, ऐसा थोड़ा नहीं होता कि प्रांतीय सरकार यानी राज्य सरकार एकदम सर्वोच्च होगा, ऐसा कुछ नहीं। राजनीतिक दल की सर्वोच्चता, ऐसा होता है क्या? ऑप्शन ऐसी ऐसी छट जाएंगे। शक्तियों का समेकन, शक्तियों का संकुचन की बात करें, ऐसा होता है। एकदम आपके सामने ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, संविधान की सर्वोच्चता। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है, यानी हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा। अभी हमने चर्चा किया है कि जैसे में लोकसभा से भी पारित होगा और राज्यसभा से भी पारित होगा, कितने विशेष बहुमत से, फिर उसके बाद में हट जाएंगे व्यक्ति, फिर उसके बाद में राष्ट्रपति जी क्या कर देंगे, उसको हटा देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है, सो देखिएगा यहाँ पे क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात बोला जा रहा है, तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, सबसे पहले आपको क्वेश्चन ये बनना चाहिए। तो 29 अगस्त को गठन हुआ था 1947 को। इसका अध्यक्ष की बात करते हैं तो भीमराव अंबेडकर जी इसका क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, अब भीमराव जब अम्बेडकर अध्यक्ष थे
तो अब इसमें कितने मेंबर थे? 7 गो मेंबर थे, जिसमें से एक व्यक्ति खुद कौन है? ये है अंबेडकर जी। इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला? भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई? द्विसदनीय यानी लोकसभा और राज्यसभा कौन सा देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। जानते हैं क्या लिया गया है? ज्वाइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक लिया गया है, ठीक है। और फिर प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। अमेरिका से क्या लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है फंडामेंटल राइट लिया गया है। फंडामेंटल राइट, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है। ये सभी कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। भी गलत हो गया। आयरलैंड से पता है क्या क्या लिया गया है? डीपीएसपी लिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया है, ये सभी आयरलैंड से लिए गए। यूनाइटेड किंगडम से सिंगल सिटीजनशिप लिया गया है, और क्या लिया गया है? द्विसदनीय प्रणाली लिया गया है। ये सभी के सभी कहाँ से लिए गए हैं? तो ये यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? 153 के तहत में क्या होगा कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है, गवर्नर होगा। 154 के तहत में क्या बोला गया है कि ये गवर्नर जो होगा राज्य का संवैधानिक प्रमुख होगा। क्या होगा? संवैधानिक प्रमुख होगा, ठीक है। और 155 के तहत में राष्ट्रपति जी राज्यपाल का क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। तो ये सभी आपको याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये सब क्वेश्चन भी अब बताना पड़ेगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो अभी हमने चर्चा किया कि अगर भाषा पूछ देता तो भाषा कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। लेकिन प्रस्तावना की अगर बात करते हैं तो प्रस्तावना कहाँ से लिया गया था? ठीक है, तो ये प्रस्तावना लिया गया था अमेरिका से। कहाँ से? तो अमेरिका से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो अभी हमने देखा संसदीय व्यवस्था लिया गया है, द्विसदनात्मक व्यवस्था लिया गया है, फिर उसके बाद में सिंगल सिटीजनशिप लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिया गया है। रूस से क्या लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटी लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि डॉट 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 के आदेश पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो देखिएगा, लोकसभा है और एक तरफ राज्यसभा है। लोकसभा से 2/3 से पारित हो गया है न्यायाधीश को हटाने के लिए, राज्यसभा से 2/3 से पारित हो गया है, तो राष्ट्रपति जी इसको क्या कर देंगे? हटा देंगे। हट जाइए भैया, अब दूसरा कोई कहने दीजिए, अब आप खत्म हो गया काम। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान पूछा है, 21 का है, बिल्कुल नहीं बनाना है, ऐसा भी पता होगा आपको। क्या बोला गया है कि आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है? आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? देखिएगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब समझते हैं क्या होता है? थोड़ा समझ जाइए, इस तरह क्वेश्चन बहुत अच्छे, हल्का है लेकिन हल्के में आप गलती कर दीजिएगा। प्रत्यक्ष में जिसमें आप जनता डायरेक्ट रूप से भाग लेती है। तो क्या हम लोग सभी का चुनाव में डायरेक्ट रूप से भाग लेते हैं? नहीं, तो ये तो गलत हो गया। शुद्ध लोकतंत्र, ऐसा क्या? शुद्ध लोकतंत्र क्या होता है? ये तो इसी गलत हो गया। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, यस, प्रतिनिधित्व जिसमें हम भी भाग लेते हैं और मेरा प्रतिनिधि भी काम करता है उसमें, यानी हम तो जिसको चुन करके भेजते हैं और वो उसको चुन करके भेजता है, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल आवश्यक है कहाँ? राजतंत्र में। राजतंत्र यानी राजा का शासन है, तो वहां पे राजनीतिक दल का करेगा? गलत। लोकतंत्र में जरूरी है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? देखिएगा, 12 अक्टूबर 1993 को क्या किया गया था? ये राष्ट्रीय नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का क्या किया गया था? गठन किया गया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 अभी हमने चर्चा किया, कौन हटा सकता है? तो संसद हटा सकता है। ये सब क्वेश्चन पर टाइम नहीं लेना, क्योंकि इसके पहले हमने टाइम दे दिया है काफी। क्या बोला गया है? मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? देखिएगा, इसमें भी ना बहुत से लड़का गलती करेगा। मतदाता सूची कौन तैयार करेगा? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तैयार करेगा, ठीक है। तो अब जैसे अब स्टेट में चुनाव हो रहा है, तो स्टेट में जैसे पंचायती राज का चुनाव कर रहा है, तो राज्य निर्वाचन आयोग करेगा।
तो अब इसको क्या कहा जाता है, तो यही जिसको मतदाता सूची कहा जाता है, ठीक है। तो देखिएगा बहुत लड़के ने इसको गलती कर देंगे, जिसको वोटर लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या बोला गया है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र, देखिएगा एकरो में तो बहुत लड़कन गलती क्या करेंगे कि सभापति है ना, तो सभापति उप सभापति को त्याग पत्र देगा। अरे भैया, राज्यसभा के बारे में बात किया गया है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। यानी उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो उपराष्ट्रपति त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है ना जी, समझ में आ रहा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि भारत में संप्रभु कौन है। देखिएगा संप्रभु का अर्थ पता है क्या होता है, संप्रभु का अर्थ होता है स्वयं का प्रभु, यानी इंटरनल डिसीजन और एक्सटर्नल डिसीजन दोनों को दोनों लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं, हम किसी दूसरे देश पर क्या है, निर्भर नहीं है, वो इसको बोला जाता है स्वयं प्रभु। ठीक है, तो क्या तो किससे प्राप्त होता है, भारत का ये शक्ति किससे प्राप्त होता है, स्वयं का प्रभु भारत के लोगों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ तक ही था, बहुत सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपको कवर किया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया आज, तो थोड़ा सा मेहनत आपको दिखाई पड़ता होगा, समझ में आता होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइएगा, काफी ज्यादा छोटा चैनल है, जितना इनपुट देते हैं ना उतना आउटपुट बिल्कुल नहीं मिल पाता है। ठीक है, अगर कोई सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और कल पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए।